79 की औसत वाले को किया जा रहा है लगातार इग्नोर, और वो भी पिछले कुछ 3 सालों से। और उनसे आधी औसत वालों को, यानी कि 42 की औसत वालों को, 38 की औसत वालों को मिल रही है लगातार टीम में जगह, और उनको बार बार स्क्वाड में भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। दोस्तों समझ गए होंगे आप, मैं सरफराज खान की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तो उन पर तरस आने लग गया है और पूरी देश को तरस आ रहा है, लेकिन सिलेक्टर्स को उनके ऊपर तरस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार 2-3 सालों से इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सर्किट में सरफराज खान का रहा। चाहे वो रणजी हो, चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो, चाहे वो दुलीप ट्रॉफी हो, चाहे वो ईरानी कप में हो, सरफराज खान मौका कोई भी नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार दरवाजा जो है खटखटा नहीं रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन सरफराज खान का नामो निशान नहीं आता है स्क्वाड में। एटलीस्ट अगर प्लेइंग 11 में जगह नहीं देनी तो स्क्वाड में सिलेक्शन तो करो, कम से कम प्लेयर को ये भरोसा तो हो कि चलो मैं कैपेबल हूँ स्क्वाड में सिलेक्ट होने के, टीम इंडिया के। उनको अभी तक अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक हो रहा होगा कि मुझ में ही कमी क्या है, ऐसी कमी मुझ में क्या है कि मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। इतना फ्रस्ट्रेट कर देना खिलाड़ी को, और जिसका भी परफॉर्मेंस वो लगातार हो रहा है, या तो परफॉर्मेंस उनका हो ना रहा हो, उनका जो है बिलो एवरेज परफॉर्मेंस हो रहा हो, तो वह बंदा उम्मीद ही नहीं लगाएगा। पर लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखो आप, 100 से ज़्यादा का एवरेज यहाँ पर निकल के आ रहा है रणजी सीजन का पिछले 2-3 सालों में, और उसको मौका नहीं मिल रहा। अब बात करो ऋतुराज गायकवाड़ की, तो उनका 42 का यहाँ पर एवरेज निकल के आ रहा है पिछले कुछ टाइम का। अब बात करो ईशान किशन की, तो 38 का एवरेज निकल के आ रहा है पिछले कुछ टाइम का। और ये दोनों तो जो है, आप मेनली बात करो ईशान किशन की, दोनों में से आप ईशान किशन की बात करो तो वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट को सीधा यहाँ पर, उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था दुलीप ट्रॉफी में नहीं खेलूंगा, और वो इग्नोर करते हैं लगातार, वो खेलते भी नहीं है। और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ खेलते तो सही हैं, पर लेकिन उनका एवरेज देखो आप कितना कम है, और लगातार यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर सरफराज खान के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और मौका ही नहीं मिल रहा है उनको। बांग्लादेश टूर पे तब भी नहीं उनको सिलेक्ट किया गया। उम्मीदें यहाँ पर आ रही थी कि उनको हो सकता है कि अभी अभी रणजी हुआ है तो उनको अच्छा परफॉर्मेंस था और उनको सिलेक्ट करेंगे, नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर WTC के फाइनल के स्क्वाड में यहाँ पर खबर आई थी कि सरफराज खान को रिजर्व्स में रखा जाएगा, हो सकता क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की शादी थी, इस वजह से उनको जाना पड़ा था अर्जेंटली, तो सरफराज खान को रिजर्व्स में भी नहीं रखा, यशस्वी जायसवाल को रखा। खैर, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान का यहाँ पर जो है एवरेज की बात करें तो सेम सा है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, 0.1%, 0.23 ऐसे कुछ परसेंट का। पर लेकिन यशस्वी जायसवाल डिजर्व करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, उनके बारे में हम कोई खिलाफ नहीं है, कोई भी यहाँ पर जो एक्स क्रिकेटर्स हैं कोई खिलाफ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही ऋतुराज गायकवाड़ की। अगर आप स्टैट्स के मामले से अगर कंपेयर करें तो सरफराज खान के पिछले 3 साल के रणजी परफॉर्मेंसेस निकालते हैं। अगर आप सबसे पहले बात करें जो हाल ही में हुआ है 2022-23 का उनका रणजी परफॉर्मेंस, तो 6 मैचों में उन्होंने 556 रन बनाए हैं सरफराज खान ने, 92.66 का एवरेज है उनका, और जिसमें सेंचुरीज उनकी 3 थी और 50+ स्कोर 1 था। अब बात करो 2019-20 के ईयर की, तो 6 मैचों में 928 रन, 6 मैचों में सिर्फ 928 रन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं 154.66 का उनका एवरेज, और जिसमें उन्होंने शतक लगाए थे 3। अब देखिए 6 मैचों में 928 रन बनाता है एक जो खिलाड़ी, एक पूरे सीजन में 6 मैचों में सिर्फ, उसमें उनको मौका यहाँ पर नहीं मिलता और उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता। और जो खिलाड़ी जिसका 42 का एवरेज है उनको तो बहुत ज़्यादा तानाशाही के साथ यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। और 2-2 स्क्वाड में, वनडे और ओडीआई के आप बात करें, वनडे और टेस्ट के स्क्वाड में भी उनको जगह मिल जाती है। अब 2021-22 के अगर आप देखें ये सरफराज खान का रणजी सीजन का, तो 6 मैचों में 982 रन, 122.75 का एवरेज, और शतक थे जिसमें 3। तो देखो कंसिस्टेंट कितने हैं वो। बस ये साल में थोड़ा सा जो है, अब बात करें 2022 से 23 वाला जो ईयर था रणजी सीजन का, उस पर 556 रन है ज़रूर, लेकिन आप एवरेज देखिए ना, एवरेज आप देखिए 92.66, लगभग आप 100 के आसपास जा रहे हैं। और इनको लगातार, इनका नाम पता है क्या हो गया था, डॉन ब्रैडमैन ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट इन इंडिया, ये नाम से इनको यहाँ पर प्रचलित हो रहा है इनका नाम। जिस तरीके से आप बात करो अगर ओवरऑल फर्स्ट क्लास गेम्स की या फर्स्ट क्लास स्टैट्स की, तो सरफराज खान ने 37 मुकाबले खेले हैं, यानी 37 मुकाबले हो गई, 47 पारियां कुछ, और 3505 रन यानी 3505 रन, और 79.65 का यहाँ पर एवरेज है ओवरऑल उनका, जिसमें 100 उनकी हैं 13 और 9 हैं 50 या 50+ स्कोर्स। तो यहाँ पर उनका एवरेज देख रहे हैं हम ओवरऑल अभी तक का, तो 79.65 है। आप यशस्वी का एवरेज देखें तो 15 मैचों में जो है 26 इनिंग खेली उन्होंने, और 1845 यानी
45 रन है उनके, 80.2 के आसपास का उनका एवरेज है, और जिसमें उनके शतक हैं 9 और 50 प्लस स्कोर्स या 50 हैं उनकी 2। तो यशस्वी जायसवाल का समझ भी आता है कि इनका इंक्लूजन ठीक हुआ है, पर लेकिन एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक ही बंदा खिलाएंगे जो 3 नंबर की पोजीशन आपकी खाली है। चेतेश्वर पुजारा को अभी फिलहाल के लिए रेस्ट दिया गया है या ड्रॉप किया गया है, क्या ड्रॉप तो नहीं होगा, फिलहाल के लिए रेस्ट दिया गया होगा, पर लेकिन आप यशस्वी जायसवाल देखें तो वो डिजर्व करते थे। एटलीस्ट दोनों खिलाड़ियों को जो डिजर्व करते हैं उनको स्क्वाड में रखते हैं। आपने ऋतुराज गायकवाड़ को भी तो स्क्वाड में रखा, आपने यशस्वी जायसवाल दोनों को स्क्वाड में रखा, तो मुझे लगता है कि सरफराज को भी रखा होता तो एटलीस्ट एक यहाँ पर भरोसा आ जाता उनके अंदर, और उनके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती कि चलो मैं कंसीडर करने के कम से कम लायक हूँ, और उनको यहाँ पर जगह मिलती तो सब यहाँ पर खुश होते। और सुनील गावस्कर का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर प्लेइंग 11 में नहीं देनी जगह तो एटलीस्ट स्क्वाड में तो सिलेक्शन करो उनका। आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें फर्स्ट क्लास गेम्स की या उनके ओवरऑल स्टैट्स की फर्स्ट क्लास गेम्स में, तो 28 मैचों में उनके हैं 1941 रन, और उनका एवरेज सुनेंगे आप तो 42.19, आधे से भी कम है यहाँ पर यशस्वी के और सरफराज के, और मेनली सरफराज के औसत से, और जिसमें उनके 106 और 50 या 50 प्लस स्कोर्स हैं 9। आप बात करो ईशान किशन के तो आप उनके एवरेज पर फिलहाल के लिए हंसेंगे, क्योंकि जिस तरीके का उनका ऐसे अभी फिलहाल एवरेज है और इंक्लूजन है उसके बिल्कुल भी कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है फिलहाल के। 48 यहाँ पर उन्होंने मैचेस खेले हैं और 2985 रन है उनके, और एवरेज है उनका 38.73, और जिसमें उनके शतक हैं 6 और 16 उनके जो है 50 प्लस स्कोर्स आप मान के चलिए उसके हिसाब से। पर लेकिन आप देखें ना 38.73 का एवरेज, और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ का 42.19 का एवरेज, और दूसरी तरफ आप देखो सरफराज खान का 79.65, मतलब कितना फ़र्क है ज़मीन आसमान का। और कंसिस्टेंसी देखिए, और इसी कंसिस्टेंसी से यहाँ पर आपका जो है 60 से ऊपर का यहाँ पर एवरेज बनता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि लंबे तरीके से बैटिंग करनी होती है। और मुझे लगता है कि 3 नंबर का स्पॉट खाली है तो यहाँ पर सरफराज खान को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यशस्वी को नहीं, लेकिन दोनों को एक तरीके से स्क्वाड में रखना चाहिए था। और जो है मुझे लगता है कि बारी बारी से मौके देकर जो कोई भी बेहतर है उसको आप आगे लेकर जाइए, कम से कम खिलाइए तो सही, टेस्ट तो करिए आप। इसका मतलब साफ तौर पर ये आता है ना कि IPL ही सब कुछ है, IPL का परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, क्योंकि यशस्वी का बेहतर है और IPL का परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से। सरफराज खान का जो है IPL का जो परफॉर्मेंस है वो इतना खास नहीं रहता, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करो आप या लॉन्गर फॉर्मेट की बात करो, रणजी 4 डे गेम्स की बात करो, तो यहाँ पर सरफराज खान यहाँ पर बाजी मार लेते हैं और यशस्वी दोनों टक्कर पे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी पार्शियलिटी थोड़ी बहुत दिखी है सिलेक्टर्स से। लेकिन आपकी क्या राय है कि जो पिछले कुछ सालों से सरफराज का इतना अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी सिलेक्टर्स उन पर नज़र नहीं रख रहे, क्या कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, इसकी वजह सामने नहीं आ रही? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना।